नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव जोरों पर हैं। 20 तारीख को मतदान होने हैं और इस बीच शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं, उन्होंने अपने एक बयान में, अपनी भाषण में ये कहा कि अबू आसमी को, जो उनकी सीट है जहां से वो 2-3 बार से चुनाव जीत कर आ चुके हैं, उनको समर्थन किया जाना चाहिए, या ये कह लीजिए कि उनके और भी कैंडिडेट को समर्थन किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के शिवसेना का जो कोर वोटर है या जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे नेताओं में भी नाराजगी है और दुख का भाव है। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पूरी की पूरी शिवसेना की राजनीति है, वो जो राजनीति अबू आज़मी करते हैं उसके खिलाफ रही है। और अबू आज़मी लगातार, चाहे शिवसेना के बारे में हो या बाला साहब के बारे में हो या हिंदुओं के बारे में हो, विवादास्पद बयान देते रहते हैं और अपने विवादास्पद बयान के लिए ही जाने जाते हैं। अभी चुनाव के दौरान ही उन्होंने बोला था कि आप हमको 5-6 एमएलए जिता करके दिखा दीजिए, फिर देखते हैं किस माई के लाल ने दूध पिलाया है जो किसी मुसलमान पर आक्रमण कर दे। उस व्यक्ति का समर्थन करने की बात उद्धव ठाकरे ने कही। अब ये चुनाव के दौरान एक वाकया है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं। सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात से लोगों का वोट या लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। चुनाव में जो दो बड़े खेमे हैं, एक महायुति, दूसरी एमवीए महाविकास अघाड़ी, तो सबके अपने अपने दांव हैं और अपने अपने लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लगभग तय है कि महायुति का जो वोट है वो दूसरे तरह का है, और महाविकास अघाड़ी का वोट वो ज़्यादातर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए, तो जो बिखरा हुआ वो है, जहाँ पर छोटे छोटे संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, वो महाविकास अघाड़ी को ही जाएगा, जिसका शिवसेना एक हिस्सा है। तो शिवसेना की ये बात तो इस तरह की करना कि अबू आज़मी को या उनके कैंडिडेट्स को समर्थन करना चाहिए, ये उस दृष्टि से बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए लेकिन जिस तरह की राजनीति बाला साहब ठाकरे किया करते थे, उस दृष्टि से निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो अलायंस है वो स्टैंड कहाँ करते हैं। सब का ये मानना है और एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने लीड बनाई है और 30 लोकसभा सीटें जीती हैं, जिसमें से 13 जो है वो कांग्रेस ने जीती है, बाकी का बंटवारा वो है 9 शिवसेना ने जीती है और 8 वो। दूसरी तरफ जो है जो महायुति है, उसके पास कुल 17 सीटें लोकसभा की जीत पाई है, एक इंडिपेंडेंट जीत के आया है। तो अगर इन सब को देखें तो चुनावी आंकड़ा जो है वो इस तरह का जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसको भी, मतलब 30 और 17 के बावजूद अगर आप इसको असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें, तो जो महायुति है उसको 152 सीटों पर लीड थी लोकसभा चुनाव में, और 128 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को लीड थी। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। और बीजेपी बावजूद इसके कि 9 लोकसभा सीट जीती है, लेकिन उसको 83 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त रही है, जबकि कांग्रेस बावजूद इसके कि वो 13 सीटें जीती है लोकसभा की, उसको 63 असेंबली सेगमेंट में ही बढ़त रही है। तो ये एक चुनावी जो स्थिति है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, जून में इस पर परिणाम आए हैं। अब इसमें एक और बात है कि बीजेपी जो है वो 152 सीटों पर तो लड़ ही रही है, प्लस 16 उसके कैंडिडेट्स जो हैं
वो 15-16 के आसपास जो हैं वो उनके अलायंस पार्टनर्स के खाते में गए हैं और वहाँ से वो लड़ रहे हैं। उसमें 3-4 बड़े नाम हैं। एक नेता परिवार की पुत्री हैं जो हस्बैंड वाइफ सामने से लड़ रहे हैं। उनको शिवसेना से टिकट दिया गया है, वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। साइना एनसी हैं, तेज राणे हैं, ये सब बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन ये शिवसेना की से लड़ रहे। इस तरह की लंबी फहरिस्त। तो कुल मिला करके अगर इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी लगभग 168 सीट पर लड़ रही है, 288 कुल जो सीटें हैं। अब इसमें जो स्थिति है, जैसा मैंने पहले बताया कि 152 पर आगे थी, 151 पर महायुति आगे थी, 128 पर एमवीए आगे थी। ये स्थिति। अब इसमें क्या ऐसा दिख रहा है कि महायुति जो है लोकसभा चुनाव के बाद और भी पिछड़ गई है? ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सारे तर्क या जो सारे नैरेटिव लोकसभा चुनाव के समय गढ़े गए थे, जिसमें बाला साहब का संविधान बदल जाएगा, महीने के पैसे आएंगे 8,500 रुपये, उसके अलावा आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। एक और बड़ी बात थी जिस पर नैरेटिव गढ़ा गया, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड को। चूँकि चुनाव के दौरान उस पर फैसला आया, इसलिए उसको भी इनकैश किया गया और उसकी मैसेजिंग भी खराब गई। तो ये कुछ मसले थे जिनसे अब धुंध छटी है। इन जो प्रमुख 4-5 मसले हैं, उनमें अगर इन 4 को भी ले लिया जाए तो इन 4 पर भी धुंध छटी है। बाबा साहब के संविधान को लेकर के, चाहे वो 8500 महीने या 1 लाख रुपए सालाना, या आरक्षण ख़त्म करने की बात हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड, इस सब पर धुंध छटी है। और तो और जो बाबा साहब के संविधान को लेकर के लगातार INDIA के सारे घटक, समाजवादी पार्टी से लेकर के DMK से लेकर के सारे लोग इस तरह की बात करते थे, अब उनके लिए ही मुश्किल होना जा रहा है। और अभी जिस तरह से राहुल गांधी की एक रैली में खाली संविधान बांटा गया, मतलब ब्लैंक संविधान बांटा गया, उसको लेकर के कांग्रेस की बहुत किरकिरी हो रही है और राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ रही। तो ये एक मसला हो गया कि ये 3-4 इश्यूज़ पर कांग्रेस या INDIA अब डिफेंसिव है। उनको अब बहुत सारे लोगों को, विशेष रूप से दलितों को, ये समझ में आ गया है कि संविधान को लेकर के जो बात कह रही थी कांग्रेस, वो सरासर झूठ थी। वैसे ही रिजर्वेशन को लेकर के बात अब क्लियर हो रही। एक और मसले पर आते हैं। अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज समेत बहुत सारी ऐसी सीटों पर लगातार माखौल उड़ाया जा रहा था कि ये लोग राम मंदिर की बात करते थे, ये हिंदुत्व की बात करते थे। और जो हिंदुत्व के केंद्र है उसमें वाराणसी की भी बात होती थी कि नरेंद्र मोदी का जो विक्ट्री मार्जिन है, 2019 में जो 3.5 लाख के आसपास था, वो घट करके 1.5 लाख हो गया है। बाकी अयोध्या बीजेपी हार गई, इलाहाबाद हार गई, उसके अलावा चित्रकूट की बात की जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र की कई सीटों पर जहाँ से भगवान राम को जोड़ा जाता है, उन सीटों पर हारी है बीजेपी। ये बात अब ये लगातार इसको कहा जा रहा है। तो इससे जो है ना, वो हिंदू जो मतदाता है वो अपमानित सा महसूस कर रहा है कि लगता है उनसे गलती हुई है, और ये गलती बार बार कांग्रेस कह करके न केवल हिंदुओं को चिढ़ा रही है, वो भी वोटर जो जिसने कांग्रेस को वोट किया, उसको लग रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट करके गलती की और उस गलती के कारण हमको भी चिढ़ाया जा रहा है। तो क्या वो फिर एक बार कांग्रेस को वोट करेगा जिन्होंने 2024 में कांग्रेस को वोट किया? ये एक बड़ा प्रश्न है। एक और MVA की एक मुहिम थी, जिस मुहिम के तहत MVA जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था, आघाड़ी,
कि महाराष्ट्र में एक मराठा मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू की जाए, जैसा उत्तर प्रदेश और बिहार में है मुस्लिम और यादव वाली। वो पॉलिटिक्स शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी इनको उतनी सफलता नहीं मिली। और शायद जो महाविकास अघाड़ी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने महसूस किया कि ये भी बैकफायर कर सकता है, इसलिए जो इस मुहिम के अगुआ जिनको बनाया गया था, उन्होंने ये कह दिया कि मराठा जो समुदाय है वो जिसको भी चाहे वोट करे, मेरा उस पर कोई वो नहीं है। तो ये जो एक मराठा वोटर्स 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ, या कह लीजिए महाविकास अघाड़ी की तरफ गया था, वो एक बार फिर जो है ठिठका है। और वो किधर जाएगा, कम से कम वैसा वोटिंग पैटर्न नहीं होगा जो 2024 में के लोकसभा चुनाव में हुआ था। उसमें 10%, 20%, 30% का बदलाव भी चुनाव के परिणामों में बहुत बड़ा बदलाव करने की ताकत रखता है, और वैसा कुछ ही होता हुआ महाराष्ट्र में दिख रहा है। अब इसमें एक और बात है, महिलाओं को लेकर के जिस तरह से बात की गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, सावंत साहब ने जिस तरह से बात करी थी साइना एनसी के बारे में कि वो बाहरी माल है, वो बाद में उसको लेकर के उस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अमृता फडणवीस को लेकर के कन्हैया कुमार ने कल ही बयान दिया है, इसको लेकर के भी विवाद उठा है। महिलाओं को लेकर के झारखंड में भी झारखंड के एक कांग्रेस नेता ने बयान दिया था, सीता सोरेन को, वहाँ की एक ट्राइबल कांग्रेस नेता सीता को लेकर के, तो उसको लेकर के भी विवाद हुआ। तो ये सारे के सारे जो मसले हैं ये लगातार उठ रहे हैं। अभी जो सारे के सारे मसले उठ रहे हैं, इनका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? क्या वो इनको जो इन मसलों पर जनता को कन्विंस कर पा रही है या नहीं कन्विंस कर पा रही है? उसके अलावा जो उलेमा जो बोर्ड है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसमें जो 17 मांगों के साथ आया है, वो बोला है कि हमारी इन 17 मांगों को मानिए तब हम समर्थन करेंगे। उसमें बहुत सारे विवादित मामले हैं। आरएसएस पर बैन करना तो एक मसला हो गया, उसमें जो मौलाना अजहरी हैं उनको छोड़ने की बात है। वक्फ बोर्ड पर जो 30 के 30 वक्फ बोर्ड पर सरकार को लिखने की ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड का विरोध करने की ज़रूरत है, मौलाना अजहरी पर बयान देने की ज़रूरत है, 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड पर चाहिए। इस तरह से 17-18 हैं, जिसमें से बहुत सारे विवादास्पद मसले भी हैं। तो क्या इन सब के बाद हिंदू वोट पोलराइज नहीं होगा? जिस तरह से इस सब मामले में चुप्पी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साध ली है। ये जो सारे के सारे माहौल हैं, वो निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जा रहे हैं। दलित वोटर्स को लेकर के इस तरह की बातें थी कि दलित वोटर्स उधर जाएंगे। मराठा वोटर्स पर बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, उनके जो तालाब वालाब को लेकर के योजनाएं थी, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये सारी बातें हो गई। अब इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की बात है। जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं कि बटोगे तो आपके बटने का लोग फ़ायदा उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इस बयान की महाराष्ट्र में ज़रूरत नहीं है। ये मामला शुरू हुआ अजीत पवार से, जब अजीत पवार ने बोला कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। फिर उसके बाद पंकजा मुंडे का इस पर बयान आया, अब अशोक चौहान का भी इस मामले में बयान आ गया कि नहीं, इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि हिंदुत्व वोटर, जो मराठा वोटर है, वो हिंदुत्व के नाम पर वोट करता है।
और जब इस तरह के डिवीज़न की बात की जाएगी, कांग्रेस जब लगातार ये बात कर रही है, मराठा की बात कर रही है, ओबीसी की बात कर रही है, दलित की बात कर रही है, तो ये मसले उठेंगे और ये मसले उठ रहे हैं। तब जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लगातार भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिन्होंने 7 कैंडिडेट उतारे हैं, सातों मुस्लिम हैं, अगर मैं सही हूँ तो ये जो मसला है, ये मसले निश्चित तौर पर, और देवेंद्र फडणवीस भी लगातार एग्रेसिवली बोल रहे हैं। वो MIM के खिलाफ भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और विकास अघाड़ी के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि वो अपीजमेंट कर रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद से बचने की ज़रूरत है, जो ये वोट जिहाद दिख रहा है। तो इन सब के बीच जो बातें आ रही हैं, इन सब के बीच कुछ और चीज़ें हुई हैं, कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे जो महायुति है वो डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है, उसकी लाडली जो एक योजना है लाडली वाली, वो उसमें जो पैसे जा रहे हैं वो ग्राउंड पर दिख रहा है। तो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व, इस एजेंडे के साथ महायुति आगे जा रही है। दूसरी तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी प्लस मुस्लिम वोट्स, इसको लेकर के जो है वो महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ रही है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी अब तक नदारत लग रहे हैं, चुनाव प्रचार से गायब हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता बहुत एग्रेसिवली महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के स्तर पर और प्रचार में दिखावे से ज़्यादा प्रचार पर मजबूती दिख रही है। राहुल गांधी इस मामले में, राहुल गांधी या कह लीजिए पूरा का पूरा कांग्रेस कुनबा एक अगर अभी उन्होंने जो बात कही खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ भी उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में, यहाँ तक कि उनके सर के बाल, उनके कपड़े तक पर आ गए। तो उस दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से भी कांग्रेस थोड़ी पिछड़ी हुई दिख रही है। लेकिन जब इन सब की बात हो रही है कि महाविकास अघाड़ी जो पिछड़ी दिख रही है, उसमें लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15 सीटें आप कह लीजिए जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है। लगभग आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो टिकट वापस कर दिया गया है या नाराज़गी है, वो जो जिसको टिकट दिया गया है उसमें पूरा महाविकास, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, शिवसेना भी शामिल है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने 85 के 85 सीट पर लड़ रही है। तो ये एक स्थिति है। 16 और 6 22 सीटें ऐसी हैं, और प्लस लगभग 7-8 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास है। ये इनकी स्थिति क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से कहाँ पर जाएंगी। खैर, अब इन सब के बीच जो एक लेटेस्ट सर्वे निकल करके आया है, उस सर्वे में महायुति पिछड़ी हुई दिख रही है और 128 सीटों पर दिख रही है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी 152 से 163 पर पहुंच रही है। ये चुनावी गणित शुरू हो गया है एक बार फिर। चुनावी गणित क्या होगा, ये चुनाव के दिन चुनावी गणित की परिणति क्या होगी, ये चुनाव के रिजल्ट जब 23 तारीख को आएंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, उस परिस्थिति में कांग्रेस न केवल प्रचार में कहीं नहीं दिख रही है, आंकड़ों में भी नहीं दिख रही है। और ऐसा लगता है कि एक बार फिर एंटी इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी या महायुति
दरकिनार कर देगी और एक बेहतर चुनाव जीतती हुई लड़ती हुई नजर आ रही, जिसमें उसकी जीत की संभावनाओं को आप नहीं नकार सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। किन्हीं तकनीकी कारणों से हम आपसे 4-5 दिन किसी वीडियो के साथ नहीं आ पाए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अब इस तरह की स्थिति नहीं होने पाएगी। इस तरह की बात के साथ आपसे मेरा ये प्रार्थना है कि हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लगातार जिसको इस तरह की स्थिति है कि घटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आप हमारी इस मामले में मदद कीजिए। दर्शकों से बहुत अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।